था, पर कुछ न होने का नाटक कर विनम्रता से मिला। दूसरी मैडम उसे जीवित देख हैरान थी। उसने चूशियू से पूछा, तुम्हारी दासी यूअर कहाँ है? चूशियू हंसते हुए बोला, अफसोस की बात है, यूअर का शरीर बहुत कमजोर था, मुझसे गलती से मर गई। क्यों ना दूसरी माँ आप मुझे एक और दे दें। ये सुनकर दूसरी पत्नी का चेहरा उतर गया। चूशियू का स्वभाव कैसे बदल गया और यूअर मर गई? क्या चूशियू को डाकुओं के बारे में पता है? खैर, अब जब तुम वापस आ गए हो तो जल्दी अंदर जाओ, मालिक और बाकी सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चूशियू के अंदर जाते ही परिवार को इकट्ठा देख उसने सम्मान से अभिवादन किया। मुखिया उसके पिता चू जोंगुआंग थे। चूशियू को अपनी यादों से इस तथाकथित पिता के बारे में जो पता चला वो यह था कि उन्होंने अकेले दम पर शुरुआत की। कुछ दर्जन लोगों के साथ 20 से अधिक वर्षों में चू परिवार को टोंगजो प्रांत के 3 प्रमुख परिवारों में से एक बना दिया। यहाँ तक कि 100 साल पुराने ली परिवार को भी पीछे छोड़ दिया। उनकी शक्ति जन्मजात क्षेत्र की थी, लेकिन उन्हें पारिवारिक मामलों या अपने बेटों की परवाह नहीं थी। वे केवल एकांत में साधना करने के बारे में सोचते थे। तुक की बात है, इतने सालों से मेरी जन्मजात साधना आगे नहीं बढ़ी। सबके आने पर चू जोंगुआंग ने उत्तराधिकारी तय करने का समय घोषित किया। बड़ी मालकिन बोली, और क्या तय करना है? मेरा चूगा ज्येष्ठ पुत्र है, सबसे शक्तिशाली भी, वही तो परिवार का मुखिया बनेगा। दूसरी मालकिन ने सुनकर पलटवार किया, बड़ी बहन आपकी यह बात गलत है, हम कोई शाही परिवार नहीं है कि ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी बने। इस मामले में मालिक ही फैसला करेंगे। अच्छा शाही असरिया। तीसरी मालकिन भी पीछे थी। हाँ, मालिक का कहाँ ही सब। चू जोंगुआंग ने उन्हें रोका, कहा कि उसकी योजना है अगले साल जिसका व्यवसाय सबसे ज्यादा बढ़ेगा पद उसी का होगा। इस विचार पर दूसरी और तीसरी पत्नियों को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनके बेटे बड़े चूकाई से ताकत में नहीं जीत पाते, सो वे सहमत हो गए। और चू परिवार के बुजुर्गों को तो और भी आपत्ति नहीं थी, नाम के ही बुजुर्ग थे, असल में चू जोंगुआंग की ही चलती थी। चूशियू हैरान था कि उसके पिता को उत्तराधिकारी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस तरीके का बड़ी मालकिन ने विरोध किया। मेरा चू परिवार मार्शल आर्ट्स का परिवार है, उत्तराधिकारी को अपनी ताकत से ही जीतना होगा, बोलकर उसने चूशियू की ओर देखा। चाहती थी कि वह उसका पक्ष ले ताकि वोट 2-2 हो जाए, पर अब चूशियू बड़ी मालकिन की परवाह नहीं करेगा। वह खुद भी उत्तराधिकारी पद पर था, इसलिए उसने अपना वोट दिया और अन्य मालकिनों की तरह व्यापार से फैसला करने के तरीके का समर्थन किया। इससे बड़ी मालकिन हैरान रह गई। क्या तुम हमारे पक्ष में नहीं थे? क्या तुम लोग मुझे घर का मुखिया नहीं समझते? यह मैंने तय कर दिया है, बस। चूशियू ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी ने यह तरीका तय किया है तो मुझे परिवार के व्यवसाय में और हिस्सा क्यों न मिले? मेरा नानशान खनन क्षेत्र बहुत छोटा है, प्रगति संभव नहीं है। चू जोंगुआंग सुनकर हैरान हुए। सबसे कम ध्यान देने वाले चूशियू में भी महत्वाकांक्षा जाग गई है। तीनों महिलाओं के चेहरे सदमे से भरे थे, पर चू जोंगुआंग के बोलने से पहले पीछे से प्रबंधक लियू ने कहा कि खनन परिवार का हिस्सा है, दूसरे मालिक हद पार न करें। यह सुनकर चूशियू ने लियू को पास बुलाया और उसके सामने आते ही उसे जोर से मुक्का मारा, फिर कई बार उस पर पैर रखे। ये देख चू जोंगुआंग ने मेज पटकी। चूशियू क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे अपने पिता को कुछ नहीं समझते? चूशियू ने समझाया कि ऐसा नहीं था, बस एक पल के लिए खुद पर काबू नहीं रख पाया। आखिर मालिक ने कुछ कहा नहीं और नौकर बीच में बोलने आ गया। चू परिवार इतना बेकाबू कब से हो गया? पिताजी आप अभी भी बहुत दयालु हैं। अगर ऐसे आदमी को नानशान खनन क्षेत्र में रखा जाता तो मैं उसे बहुत पहले ही बाहर फेंक कर चला देता। चू जोंगुआंग ने सोचा, हाँ ये सच है, लियो बटलर बड़ी मालकिन का रिश्तेदार था पर नौकर ही था। लगता है मेरे सालों के एकांतवास ने इन नौकरों को बेअदब बना दिया है। फिर उसने हाथ हिलाकर बात खत्म करने का इशारा किया। लेकिन चूशियू याद रखो, ये चू परिवार है, नानशान खदान नहीं। बटलर लियू के इलाज के लिए तुम्हें 3 महीने की तनख्वाह का जुर्माना। चूशियू ने कहा, ठीक है, लेकिन व्यापार के लिए मैं सिर्फ एक नानशान खदान की रखवाली नहीं कर सकता। चू जोंगुआंग जानता था कि वह सही था, एक नानशान खदान बहुत कम थी। सोच विचार के बाद उसने यान देश से व्यापारी दल के लौटने पर इसे चूशियू को सौंपने का फैसला किया। चूशियू जानता था कि वह अब और मनमानी नहीं कर सकता, इसलिए उसने तुरंत ये काम स्वीकार कर लिया। मामला तय हो गया।